क्या होगा जब वैज्ञानिकों से भरा एक शिप जो कि समुद्र में गया तो था रिसर्च करने, लेकिन वे गलती से सफर के दौरान पूरी दुनिया से छिपे एक अनजान आइलैंड को खोज लेते हैं। ऐसा सीक्रेट आइलैंड जिस पर कभी पूरी दुनिया से छिपकर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। ऊपर से इस आइलैंड पर आने के बाद बाहर की दुनिया से कोई संपर्क नहीं हो सकता और न ही यहाँ से कोई वापस लौट सकता है। इस आइलैंड पर उन्हें ऐसी चीजें मिलती है जो हमारी दुनिया की है ही नहीं। तो अब इस आइलैंड और यहाँ होने वाले एक्सपेरिमेंट्स का राज क्या है, चलिए जानते हैं हमारी आज की नई साई-फाई सीरीज में। अब कहानी की शुरुआत एक वैज्ञानिक से होती है जो कि अभी कुछ सोल्जर से बचकर भाग रहा था और थोड़ी देर में जब समुद्र किनारे आने के बाद उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचता तो वो एक मिस्टीरियस डिवाइस को समुद्र के पानी में फेंक देता है, जिसके बाद सोल्जर्स बिना कुछ सोचे उसे जान से मार देते हैं। जबकि जो डिवाइस उसने समुद्र में फेंका था वो अब एक अजीब सी सोनार पल्स एमिट करना शुरू कर देता है। अब इस वैज्ञानिक ने क्या खोज निकाला था, ये डिवाइस क्या है, ये बहुत बड़ा राज है जो कहानी में आगे खुलेगा। अब इस घटना के कई सालों बाद एक रिसर्च शिप दिखाया जाता है जो कि अभी कुछ वैज्ञानिकों, पत्रकारों और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के ग्रुप को समुद्र की सैर करवाने ले जा रहे हैं ताकि वे समुद्र में फेंके गए इंसानी कचरे पर रिपोर्ट कर सकें और आर्टिकल्स लिख सकें। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है जिसकी किसी ने उम्मीद तक नहीं की थी। शिप पर बायोलॉजिस्ट जेना और उसका असिस्टेंट नोवा लगातार सोनार सिग्नल्स को मॉनिटर कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है मानो वे सीक्रेटली इस बोट पर किसी खास चीज की तलाश में आए हों, उनका कोई सीक्रेट मिशन हो। जबकि बाकी पैसेंजर्स और शिप के कैप्टन सैम के लिए ये नॉर्मल सा ट्रिप था, उन्हें बस समुद्री तूफानों और बाकी चीजों का ध्यान रखते हुए सफर को पूरा करना है। अब समुद्र में निकलने के कुछ ही देर बाद कैप्टन ने नोटिस किया कि जब से उन्होंने सफर शुरू किया है तभी से एक छोटी सी बोट उनका पीछा कर रही है और तो और उनके इस रूट से कोई पब्लिक शिप भी नहीं गुजरती, इसलिए किसी दूसरी बोट का वहाँ आना कोई आम बात नहीं हो सकती। कैप्टन समझ गया कि उनके इरादे ठीक नहीं है, तो वो अपने असिस्टेंट सेल से कहता है कि वो इस दूसरी बोट पर नजर बनाए रखें कि वे उनके पीछे क्यों आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर अंडर वाटर सिग्नल्स को मॉनिटर करते वक्त जेना और नोआ को कुछ अजीब मिलता है। उन्होंने एक बहुत ही अजीब साउंड वेव कैच की जो कि क्लियरली नेचुरल नहीं हो सकती, यानी कि इसे किसी इंसान ने बनाया होगा और ये आर्टिफिशियल है। तो नोआ तुरंत उसे एनालाइज करना शुरू कर देता है और वो ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो एक इनक्रिप्टेड मैसेज था, लेकिन इस मैसेज को सुलझाना बहुत लंबा प्रोसेस है। सो नोआ आज की रात काम करते करते वहीं सो गया। जब वो अगली सुबह उठता है तो सिग्नल्स का इंस्क्रिप्शन पूरा हो चुका था। नोवा ने देखा कि इस सिग्नल में कई सारे एक्सपेरिमेंट्स वाले वीडियोस हैं, ऐसे वीडियोस जिनमें लोगों के ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। वहीं वैज्ञानिकों का दावा था कि वे इनसे इंसानों की उम्र बढ़ा सकते हैं, जिनमें उन्हें कुछ हद तक कामयाबी भी मिल गई। यहाँ एक एक्सपेरिमेंट में 2 तरह के कीड़ों पर रिसर्च की गई, जहाँ लेफ्ट वाला नॉर्मल ग्रुप 24 घंटों के अंदर ही मर जाता है, जबकि राइट साइड वाले जेनेटिकली मॉडिफाइड कीड़े वे पूरे 30 दिन तक सर्वाइव कर गए। सो नोवा तो अब ये सब देखकर हैरान रह गया और वो तो अब इन सारे एक्सपेरिमेंट्स के बारे में किसी भी तरह और जानना चाहता है। लेकिन तभी उसे जेना ने आकर बताया कि कैप्टन ने अभी सभी पैसेंजर्स को जल्दी से डाइनिंग हॉल में इकट्ठा होने को कहा है। सो नोवा भी अपने काम को छोड़कर जेना के साथ वहीं चला जाता है। यहाँ अब सभी को इकट्ठा कर कैप्टन सैम ने बताया कि अभी उनके शिप पर कुछ समुद्री लुटेरों ने टारगेट किया है। हालांकि कैप्टन ने यकीन दिलाया कि वो अपने सालों के एक्सपीरियंस का इस्तेमाल कर इन लुटेरों को पीछे छोड़ देगा, लेकिन कैप्टन का अंदाजा गलत निकलता है। वो उन्हें पानी में चकमा नहीं दे पाता। दरअसल लुटेरे उनका इतनी करीब से पीछा इसलिए कर पा रहे थे क्योंकि इस शिप पर ही कोई उनकी मदद कर रहा है। दरअसल इसी शिप पर इन पत्रकारों के बीच मार्क नाम का एक फोटोग्राफर है जिसके बैग में एक ऐसा बॉक्स है जिस पर जीपीएस ट्रैकर लगा है और इसी को ट्रैक कर वे लुटेरे उनका पीछा कर रहे थे। हालांकि मार्क अपनी मर्जी से उनका साथ नहीं दे रहा और ना ही उसका इरादा इन लुटेरों को अपने पीछे लगाने का था। असल में उसे उसके होम टाउन के एक लोकल गुंडे ने ब्लैकमेल किया था कि वो इस रिसर्च ट्रिप का इस्तेमाल कर उसके एक बेशकीमती हीरे को स्मगल कर सके और दूसरे देश ले जा सके, क्योंकि चूंकि शिप वैज्ञानिकों का है तो इसके सामान की कस्टम चेकिंग नहीं होती और वो हीरा पकड़ा नहीं जाएगा। ऊपर से ये पक्का करने के लिए कि कहीं ये हीरा खो न जाए, उस गुंडे ने बॉक्स पर जीपीएस ट्रैकर्स और सेंसर्स लगवा दिए थे, यानी कि अगर सफर के दौरान इस बॉक्स को खोला गया या फिर कोई भी इंसिडेंट हुआ तो वो गुंडा तुरंत स्पेन में मार्क की फैमिली को मार देगा। लेकिन अब किसी तरह से लुटेरों इस हीरे के बारे में पता चल गया और वे बॉक्स वाले जीपीएस को ट्रैक कर रहे हैं। मार्क जानता था कि इन सारी मुसीबत की जड़ वही है, लेकिन वो इतना डर गया कि वो किसी को कुछ नहीं बताता। वो तो वह बस इस हीरे के बॉक्स को छुपाकर उम्मीद कर सकता है कि वे इन लुटेरों से बच निकले। लेकिन जैसा कि होना ही था, इस ट्रैकर की वजह से ये शिप उन पायरेट्स को पीछे छोड़ने में नाकाम रहती है और उनकी भारी फायर पावर और वेपन्स को देखते हुए कैप्टन सैम ने सरेंडर करने का फैसला किया। थोड़ी देर बाद लुटेरे शिप पर आ जाते हैं और वे सीधे सबको हीरा सौंपने को कहने लगे, जबकि अब कैप्टन सैम तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गया। उसे तो किसी हीरे के बारे में कुछ नहीं पता और उसे लगता है कि इन लुटेरों को कोई गलतफहमी हुई होगी, जिसके बाद अब गुस्से में लुटेरों का लीडर कैप्टन के सिर पर गन रख देता है। तभी असिस्टेंट सेल ने बीच में आकर उन्हें शांत करते हुए कहा कि क्या पता शिप पर शायद किसी और पैसेंजर के पास उस हीरे की इन्फॉर्मेशन हो। सो लुटेरे अब बाकी सबको भी इकट्ठा कर लेते हैं और फिर वे सबसे हीरे के बारे में पूछने लगे, जबकि मार्क अपनी फैमिली की सेफ्टी के लिए अब चुप ही रहता है। उसे पता था कि अगर उसने हीरे को दे दिया तो वो लोकल गुंडा उसकी फैमिली को मार देगा। तभी जैसे ये गुंडा उन्हें मारने वाला था कि उसके रेडियो पर अचानक उसके दूसरे साथी की मदद की आवाज आती है, जैसे उस पर अटैक हो गया हो। सो लुटेरों का लीडर अपने आदमियों को
को बैकअप के लिए ले गया और कैप्टन और बाकी क्रू के पास सिर्फ कुछ गार्ड छोड़ देता है। लीडर अब कुछ देर बाद वापस तो लौटता है, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं बल्कि कैदी बनकर। असल में वो रेडियो ट्रांसमिशन इसी शिप के मैकेनिक द्वारा बनाया गया एक ट्रैप था और उसी की मदद से क्रू अपने लुटेरों पर भारी पड़ जाते हैं। हालांकि वे उन्हें जान से नहीं मारते बल्कि उन लुटेरों के हथियार छीनकर उन्हें वापस उनकी बोट पर भेज देते हैं ताकि वे भाग जाएं। जबकि इस बड़ी हार से अपमानित होने के बाद पायरेट्स का लीडर इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, लेकिन अभी तो उसे बदला लेने से पहले अपने एम्प्लॉयर से कांटेक्ट करना होगा जिसने उन्हें वो हीरा लाने के लिए हायर किया था और वो एक पावरफुल गैंगस्टर डेमियन है। दरअसल ये गैंगस्टर डेमियन ही उस कीमती हीरे का असली मालिक है, जबकि जिस लोकल गुंडे ने शुरू में मार्क को हीरे की स्मगलिंग का काम दिया था वो तो डेमियन का ही नौकर था, मगर उसने उसका हीरा चुरा लिया जिसे कि डेमियन ने जीपीएस ट्रैकर के बारे में पता चलने के बाद ऑलरेडी समाप्त कर दिया है और इसलिए फिर उसी ने लुटेरों को इस रिसर्च शिप को ट्रैक करने के लिए भेजा था। लेकिन अब प्रेजेंट में डेमियन पायलट लीडर के फेल होने की खबर को सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे हीरा वापस लाने का आखिरी मौका देता है, वरना तो वो उसके साथ भी वही करेगा जो उसने अपने नौकर के साथ किया था। जिससे डरकर अब वो पायलट लीडर तुरंत ही अगली कोशिश की तैयारी शुरू कर देता है इस इरादे के साथ कि अब वो फेल नहीं होगा। दूसरी ओर रिसर्च शिप पर सबको लगा कि मुसीबत टल चुकी है, लेकिन तभी क्रू के सामने एक नई प्रॉब्लम आ गई। उन्हें वेदर रिपोर्ट मिलती है जिसमें उनके रूट पर एक भयानक आंधी तूफान आने वाला है। तो कैप्टन सैम थोड़ा सोचने के बाद एक नया रास्ता चुनता है, लेकिन तभी उन्हें वही लुटेरे अपने पीछे आते हुए नजर आते हैं। सो सैम अब ये जानते हुए कि वे उनसे बचकर भाग नहीं सकते और इस बार तो वे गुस्से में कुछ भी कर सकते हैं, तो कैप्टन एक बहुत बड़ा रिस्क लेने का फैसला करता है। वो अपने ओरिजिनल रास्ते पर वापस आते हुए अपने शिप को सीधा उसी तूफान के बीच में घुसा देता है, जबकि लुटेरे जो कि बहुत छोटी बोट पर थे वे ऐसे हार्श वेदर का सामना नहीं कर सकते और वो रिसर्च शिप उनकी आंखों के सामने ही तूफान में गायब हो गई। जबकि अब खतरे से बाल बाल बचने के बाद क्रू मेंबर्स सुकून की सांस लेते हैं और फिर वे वापस अपनी ड्यूटीज पर लग गए। नोवा भी तुरंत अपने कमरे में वापस है ताकि वो बाकी बचे हुए एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो देख सके। उस सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स के बारे में उसकी क्यूरियोसिटी अपने चरम पर थी। हालांकि अब उन वीडियोस में इस रिसर्च की डिटेल्स तो नहीं थी कि वे इंसानों की उम्र बढ़ा कैसे सकते हैं, लेकिन उनमें एक्सपेरिमेंट्स की लोकेशन के बारे में साफ बताया गया था कि ये सारे इंसानों की उम्र बढ़ाने वाले एक्सपेरिमेंट्स समुद्र के बीच मौजूद एक सुनसान और अकेले आइलैंड नीमो पर हुआ करते थे, जिसे अब नोवा को उस सीक्रेट आइलैंड के कोऑर्डिनेट्स भी पता चल जाते हैं। हालांकि वीडियो के एंड में वैज्ञानिक देखने वाले को चेतावनी देता है कि वे उस मिस्टीरियस आइलैंड पर कभी न जाएं और जो कोई भी इस प्रोजेक्ट के बारे में कुछ भी जानेगा गवर्नमेंट खुद उसे एलिमिनेट करवा देगी। असल में ये वीडियो वाला वैज्ञानिक वही था जिसे कहानी के शुरू में दिखाया गया था और जिसे सालों पहले रशियन सोल्जर्स ने गोली मार दी थी, लेकिन उसने मरने से पहले उन एक्सपेरिमेंट्स की डिटेल्स अपने एक डिवाइस में भरकर समुद्र में फेंक दी और अब उसी डिवाइस और उसके सिग्नल्स के जरिए नोवा को पता चला है कि वे एक्सपेरिमेंट्स एक सीक्रेट आइलैंड पर होते थे जो कि समुद्र में बहुत अंदर है। वही नोवा अब किसी भी तरह उस आइलैंड पर जाकर उन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में और जानना चाहता था, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी क्यों न करना पड़े। तो वो अब चोरी से इस शिप के नेविगेशन सिस्टम को हैक कर लेता है और उसने सीक्रेटली इस शिप की डेस्टिनेशन को बदलकर उस सीक्रेट आइलैंड की लोकेशन डाल दी, जिसकी किसी को भनक तक नहीं लगती कि अब उनके शिप का रास्ता बदल चुका है। कोइंसिडेंटली बहुत तेज आंधी तूफान के चलते शिप के कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स खराब हो गए, जिसकी वजह से क्रू को शिप के रास्ते का अंदाजा लगाना और मुश्किल हो जाता है। किसी का भी ध्यान नहीं गया कि उनका ये शिप अपने ओरिजिनल कोर्स से 200 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर आ चुकी है। हालांकि कैप्टन को महसूस हुआ कि वे अभी जिस पानियों में हैं, वो उनके प्लान रूट के हिसाब से कुछ अलग लग रहा है, लेकिन अभी तो वो सोच भी नहीं सकता कि उनके शिप के नेविगेशन सिस्टम से छेड़छाड़ की गई है। तो वो अभी के लिए अपने मैकेनिक को आंधी तूफान के चलते शिप के खराब हुए इंस्ट्रूमेंट्स को रिपेयर करने के लिए कहता है, लेकिन इसके पहले की मैकेनिक रिपेयर पूरी कर पाता। वे अब तक ऑलरेडी उस सीक्रेट आइलैंड के पास पहुंच चुके थे। वहीं इस आइलैंड के चारों ओर बहुत नुकीली चट्टानें भी मौजूद हैं। सो अब जैसे ही शिप उस आइलैंड के करीब गया तो तभी एक नुकीली चट्टान शिप से टकरा जाती है। तभी कैप्टन सैम और बाकी क्रू को रियलाइज होता है कि वे तो गलती से अपना रास्ता भटकते हुए एक अनजान आइलैंड पर पहुंच गए। वे अब बाइनोकुलर से इस आइलैंड का सर्वे भी करते हैं, जहां उन्हें इस आइलैंड पर बहुत पुराने स्ट्रक्चर्स और बड़ी बड़ी गन्स के साथ किले बने हुए नजर आए, जिन्हें की कभी पुराने समय में रूस द्वारा बनाया गया था। हालांकि अभी कैप्टन को नहीं पता कि वे हैं कहाँ। ऊपर से उनके इंस्ट्रूमेंट्स भी खराब है, तो वे बाहर की दुनिया से कोई संपर्क भी नहीं कर सकते। तो कैप्टन सैम को लगा कि हो सकता है शायद इस आइलैंड पर कोई लोग रहते हों और वे उनकी शिप को रिपेयर करने और उन्हें वापस जाने में उनकी मदद करें। कैप्टन अपने साथ एक छोटी सी टीम को लेकर किनारे पर जाता है, लेकिन अब जैसे जैसे वे आइलैंड पर आगे बढ़ते हैं तो कैप्टन की उम्मीदें ही टूटने लगी। यहाँ किले के गेट्स पर जो कि बंद थे अब उन पर जंग लग चुका था, यानी कि इस जगह को तो कई दशकों पहले ही बंद किया जा चुका है। वहीं दीवारों पर जो लिखा भी है वो रशियन भाषा में है, यानी कि ये साफ तौर पर एक अबेंडन रशियन मिलिट्री बेस है। तभी उन्हें एक अच्छी खबर मिली कि उनके गार्ड रायन और उसके साथी ने इस किले के ऊपर एक रेडियो स्टेशन खोज लिया है। इसके अंदर के इक्विपमेंट देखने में पूरी तरह से ठीक लग रहे थे। तो अब अगर वे पावर को रिस्टोर कर पाए तो शायद बाहर की दुनिया में मदद के लिए मैसेज भेज सकेंगे। ये उनकी आखिरी उम्मीद बन गई, क्योंकि जब मैकेनिक शिप को इंस्पेक्ट करता है तो उस चट्टान के टकराने से शिप में काफी बड़ा छेद हो गया था, जिसकी वजह से शिप आगे सफर नहीं कर सकती। कैप्टन और उसके असिस्टेंट सेल अब किले के अंदर कोई भी काम की चीजें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिला। तभी उनके रेडियोस अचानक से आवाज करने लगे। उनके एक साथी जर्नलिस्ट और शिप के डॉक्टर ने पहाड़ी के पास कुछ ऐसा देखा है जो बहुत भयानक है। दरअसल उन्हें वहाँ बहुत बड़ी संख्या में नरकंकाल पड़े हुए मिले हैं और
और उन सभी को किसी एक्सपेरिमेंट के बाद जला दिया गया था। यहाँ जर्नलिस्ट रीटा अंदाजा लगाती है कि जरूर से रशियन गवर्नमेंट कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, इसलिए उन्होंने सबूत मिटाने के लिए ऐसा किया होगा। जबकि डॉक्टर अब हड्डियों के टुकड़ों को वापस से शिप पर ले जाने का फैसला करती है ताकि उन पर रिसर्च कर सके। अब कुछ देर बाद जब सभी लोग वापस एक साथ इकट्ठा होते हैं तो वे अपनी अपनी फाइंडिंग्स बताने लगे। डॉक्टर जेना ने अपनी ओर से बताया कि शायद से वे सभी दुश्मनों की बॉडीज होंगी, जबकि असिस्टेंट सेल के अनुसार ये आइलैंड कभी सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स के लिए जेल का काम करता था, ताकि चारों ओर से समुद्र से घिरा होने से कोई भी कैदी यहाँ से भाग न सके। तो उन्हें अभी उन पर एक्सपेरिमेंट्स होने की बात पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब सच चाहे जो भी हो, इस बात पर तो सभी एग्री करते हैं कि ये जगह सेफ नहीं है और वे यहाँ हमेशा के लिए फंस सकते हैं अगर उन्होंने जल्द से जल्द यहाँ से निकलने का तरीका नहीं ढूंढा। तभी मैकेनिक एक अच्छी खबर देता है कि उसने शिप पर कुछ रिपेयर्स कर लिए हैं और कल तक के काम के बाद शायद से ये शिप वापस से चलने की पोजीशन में आ जाएगा और फिर भी यहाँ से निकल सकते हैं। अब आज की पूरे दिन की सबसे अच्छी खबर थी, तो सबको इसे सुकून मिलता है, जबकि कैप्टन सैम अंदर ही अंदर परेशान हो गया। दरअसल उसे एहसास हो रहा था कि उनका अचानक यहाँ इस आइलैंड पर आ जाना और यहीं फंस जाना ये सब रेंडमली नहीं हो सकता। उसे शक है कि उन्हीं के बीच से ही किसी ने इन सारे कारनामों को अंजाम दिया है। सो कैप्टन सैम अब आज की रात सोने के बजाय जागता ही रहता है और उसने अपने शिप पर आए सभी पैसेंजर्स की फाइल को ध्यान से पढ़ना शुरू किया ताकि वो उन सब के बैकग्राउंड को अच्छे से समझ जाए। तभी वो नोआ की फाइल को पढ़कर हैरान रह गया। दरअसल नोआ के लिंक्स पहले बहुत खतरनाक कल्ट ग्रुप से जुड़े हुए थे। उस कल्ट का मानना था कि एनवायरमेंट को सच में बचाने के लिए पूरी ह्यूमैनिटी को ही खत्म करना होगा, यानी कि नोआ की इरादे कुछ ठीक नहीं है। और जैसा उसने सोचा था वैसा ही हुआ। इसी रात जैसे उन्हें पता चला था कि वे जल्द ही शिप ठीक होने के बाद कल यहाँ से निकल जाएंगे, तो अब अचानक से सुबह निकलते ही शिप का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है और मैकेनिक को जांच के दौरान पता चला कि शिप के ड्रेनेज सिस्टम को किसी ने जानबूझकर खराब किया है। इसकी वायर्स को किसी इंसान ने काट रखा था। अब मैकेनिक काफी देर देखने के बाद कैप्टन को बताता है कि जिसने भी इन वायर्स को काटा है उससे शिप के हाल बहुत बुरे हो गए और अब तो इन्हें रिपेयर भी नहीं किया जा सकता, यानी कि अब इस शिप का डूबना तय है और ये आगे नहीं चल सकता। सो अब उन्हें ना चाहते हुए भी इसी आइलैंड पर जाना होगा जहाँ से वे जल्द से जल्द निकलने की सोच रहे थे। अब ये सुनकर तो सभी पैसेंजर्स डरकर कैप्टन पर ही गुस्सा करने लगते हैं कि वे बचेंगे कैसे, जबकि कैप्टन सैम को तो खुद कुछ नहीं पता। ऊपर से नोआ की फाइल पढ़ने के बाद अब उसका शक नोआ पर ही जा चुका था कि शायद वही उन्हें इस आइलैंड के करीब लेकर आया और अब जब ये शिप निकलने ही वाली थी तो उसी ने जानबूझकर इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया है ताकि उन्हें इस आइलैंड पर जाना पड़े। जबकि नोआ तो ऐसे दिखाता है मानो इन सबसे उसका कोई लेना देना नहीं। कुछ ही देर के बाद कैप्टन सबको शांत करते हुए अभी के लिए सारे काम के सामान इस डूबते हुए शिप से बाहर निकालने को कहता है, जिसे वे आइलैंड पर ले जाएंगे और अब वही सामान उनके सर्वाइव करने के काम आएगा। सो सभी क्रू मेंबर समेत पैसेंजर्स भी जितना भी हो सके उतना काम का सामान और खाना पानी नीचे उतारने लगते हैं। इसी बीच उनका ध्यान गया कि उनकी शिप का कुक ही मिसिंग है। कैप्टन समझ गया कि शिप पर उसके साथ शायद से कोई एक्सीडेंट हो गया होगा। सो अब वो बाकी सबके मना करने के बावजूद जल्दी से उस डूबते हुए शिप में जाकर अपने कुक को ढूंढने लगता है, जबकि ये शिप अब हर गुजरते समय के साथ पानी में डूबते जा रहा था। लकीली तभी सैम को कुक किचन में बेहोश पड़ा मिल गया, जिससे कि कैप्टन अब जल्दी से अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकालने लगता है। लेकिन इसके पहले कि वे आगे बढ़ पाते शिप खुद को और देर तक संभाल नहीं पाता और पूरी तरह से समुद्र में डूब जाता है। बाहर लाइफ बोट से बचे हुए मेंबर्स उसी जगह को देखते हैं जहाँ शिप डूबा था। उन्हें लगा कि शायद से कुक को ढूंढते हुए कैप्टन भी शिप के साथ ही पानी में डूब गया। लकीली तभी पानी के नीचे से कैप्टन का हाथ निकलता है और वे तो अपने साथ कुक को भी बचा कर ले आए थे। अब कुछ देर बाद कुक एक्सप्लेन करता है कि वो तो किचन से खाने के पैकेट्स निकालने की कोशिश कर रहा था ताकि उनका खाना लंबे समय तक चल जाए, लेकिन तभी शिप डूबते हुए टेढ़ा होने लगा, जिसकी वजह से उसका सिर एक शेल से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। लकीली कैप्टन ने उसे वक्त पर बचा लिया, वरना शिप के साथ वो भी मारा जाता। जिससे सभी अब कुछ देर के लिए सुकून की सांस लेते हैं, लेकिन अब उन्हें इसी खतरनाक आइलैंड पर रहकर यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। उन्हें कुछ देर के बाद एक बंकर मिल गया जिसे वे शेल्टर के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं। अब उनके वहाँ सेटल होने के कुछ ही देर बाद एक इन्फ्लुएंसर एनी और एक और क्रू मेंबर को अचानक से इस किले का मेन पावर स्विच मिल जाता है और सरप्राइजिंगली अब स्विच को ऑन करने पर हर और पावर आ गई, जिससे यहाँ पर पावर सिस्टम अच्छे से चलने लगा, यानी कि अब उन्हें यहाँ रहने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इससे पहले कि वे सेलिब्रेट कर पाते तभी उन्हें खबर मिली कि उनकी जो दूसरी टीम गुफा को एक्सप्लोर कर रही थी अब वो मुसीबत में है। अंदर अंधेरी गुफा में रायन के हाथ पर एक नुकीले पत्थर से खरोंच लग गई, जिससे अब उसके खून निकलने की महक से एक अजीब सा क्रीचर उन्हीं की ओर आने लगता है, जिसे वे देख नहीं पाए। उन्हें तो बस उस बड़े क्रीचर की आवाजें ही आ रही थी और इससे पहले वे कुछ भी समझ पाते कि तभी पीछे से किसी दूसरे जीव ने आकर रायन को काट लिया, जिससे कुछ ही पलों में वो बेहोश होने लगा। जबकि बाकी लोग तो अंधेरे में गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वो जो कोई भी जानवर हो वो उनके करीब ना आकर दूर भाग जाता है। सभी अब जल्दी से रायन को बाहर लाकर डॉक्टर जेना उसके घाव को देखने लगती है, लेकिन वो पहचान नहीं पाती कि किस तरह के जानवर ने इस भयानक तरीके से काटा होगा। तो वो अभी सिर्फ बेसिक दवाइयां देने के अलावा और कुछ नहीं सकती। डॉक्टर जेना ने आगे कहा कि अगर वे किसी तरह से उस जानवर को ढूंढ ले जिसने रायन को काटा था, फिर वो उसे देखकर रायन को सही दवा दे पाएगी। जबकि रायन को अब नोआ पर शक बढ़ चुका था, उसे लगता है कि वे सब यहाँ नोआ की वजह से फंसे हैं, जबकि नोआ ने कहा कि उसने कुछ नहीं किया। डॉक्टर जेना इस हंगामे को नोटिस कर रायन को रोकने भागती है, लेकिन रायन तो अब किसी की भी सुनने को तैयार नहीं होता, मानो वो अपने आप ही से बाहर हो रहा हो। और फिर अचानक उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने से वो बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। अब रायन का ये अजीब सा एग्रेसिव व्यवहार डॉक्टर के शक को बढ़ा देता है। उसने आज से पहले ऐसा कभी एक्ट नहीं किया था और
और उसका गुस्सा बिल्कुल रेबीज की तरह था। वहीं कुछ ही देर बाद सबने नोटिस किया कि रायन के हाथ पर जो काटने का घाव था अब वो बहुत ही अजीब तरह से बदलना शुरू हो गया है। वहीं दूसरी ओर गुफा में अब एक दूसरा ग्रुप उसी जानवर को ढूंढने जाता है और जो कुछ भी रायन के साथ हुआ था अब वे बड़ी सावधानी के साथ आगे बढ़ रहे थे। वे इस गुफा में बहुत अंदर तो जाते हैं लेकिन उन्हें किसी जानवर का कोई नामो निशान नहीं मिलता। इसके बजाय उन्हें वहाँ कई सारे सफेद अंडे रखे हुए मिल गए। डॉक्टर जैना इन्हें देखकर बताती है कि ये अंडे किसी बड़े रेप्टाइल के हैं और जैसे ही वो अपनी बात खत्म करती कि तभी एक कोने से एक बहुत बड़ी लिजार्ड उन सब के सामने आ गई, जिसे देखकर पूरा ग्रुप डरकर पीछे हट जाता है। ऐसा लग रहा था कि वो लिजार्ड जमीन पर रखे अपने अंडों को प्रोटेक्ट कर रही है। वहीं अब ये भी साफ था कि शायद से इसी लिजार्ड ने रायन को काटा था और उन्हें इसी की तलाश थी। तो ग्रुप तुरंत अपने हथियारों से उस लिजार्ड को मार गिराता है और फिर वे उसकी बॉडी को वापस अपने बंकर में ले आए ताकि डॉक्टर जैना इस पर रिसर्च कर रायन का इलाज कर सके। तो दूसरी ओर इन्फ्लुएंसर एनी ने एक और चीज खोज ली। इस बंकर को एक्सप्लोर करते वक्त वो एक ऐसी दीवार नोटिस करती है जो बाकी सबसे अलग लग रही थी। वहीं इस पर एक मिस्टीरियस बटन भी लगा था। एनी उस बटन को दबाती है लेकिन इसे कुछ नहीं होता। फिर उसने वायर्स को ट्रेस कर नोटिस किया कि ये वायर्स तो दीवार के दूसरी ओर जा रहे हैं, यानी कि ये दीवार खोखली है। सो एनी के इन्फॉर्म करते ही तुरंत कैप्टन और बाकी लोग आकर दीवार को तोड़कर देखने लगते हैं। तभी उन्हें इस दीवार के पीछे एक छुपी हुई लिफ्ट मिल गई। हालांकि शुरू में वे डर रहे थे लेकिन क्यूरियोसिटी के चलते वे सभी उस लिफ्ट से होकर जमीन के अंदर वाले हिस्से में जाने लगते हैं और यहाँ अंदर आने पर उन्हें एक बहुत बड़ी सीक्रेट लैब मिलती है। इसकी दीवारों पर रशियन एस्ट्रोनॉट्स की फोटोज लगी थी जो कि इस बात की ओर साफ इशारा है कि ये रिसर्च लैब रशिया के स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड है, यानी कि रूस को स्पेस में कुछ ऐसा मिला था जिसे वे पूरी दुनिया से छिपाकर यहाँ इस सीक्रेट आइलैंड पर ले आए और उस पर रिसर्च करने लगे। वहीं इस लैब में बड़ी बड़ी मेडिकल फैसिलिटीज मौजूद हैं। यहाँ अलग अलग मशीन्स हैं, जिसे ग्रुप को शक हुआ कि रशियन साइंटिस्ट यहाँ जरूर कोई बायोलॉजिकल रिसर्च कर रहे थे, लेकिन मेन कंप्यूटर जिसमें उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स का डेटा था उसे किसी ने पूरी तरह से फॉर्मेट कर दिया, यानी कि फिलहाल अब कोई भी ये बता नहीं सकता कि यहाँ होता क्या था। तभी उन्हें इस लैब के कंस्ट्रक्शन के ब्लूप्रिंट्स मिल गए, जिससे उन्हें पता चलता है कि ये किलेनुमा सीक्रेट बंकर इस आइलैंड पर 20 साल से भी पहले बनाया गया था और ये जियोथर्मल एनर्जी से चलता है, जिससे अब ये बात तो साफ हो गई कि इसीलिए मेन स्विच को ऑन करते ही इस पूरी बेस का पावर सिस्टम तुरंत कैसे चल पड़ा था। वहीं इन्हीं ब्लूप्रिंट्स के बीच में इस आइलैंड और आसपास के पानी का एक मैप भी छुपा हुआ है जिस पर अजीब निशान बने थे और ये निशान कोई भी नहीं समझ पाता कि इन्हें किसने और क्यों बनाया है। दूसरी ओर नोवा और जैना ने फिर से सोनार सिग्नल्स को मॉनिटर कर एक नई डिस्कवरी कर ली। उन्होंने समुद्र में एक नई टाइप की साउंड वेव डिटेक्ट की थी जिसकी फ्रीक्वेंसी वीडियो वाली साउंड वेव से पूरी तरह से अलग है। नोवा को ये भी रियलाइज हुआ कि ये अजीब से ऑडियो सिग्नल्स उस रात को भी मौजूद थे जब चट्टान के टकराने से उनकी शिप डूबने वाली थी, यानी कि क्या ऐसा हो सकता है कि उनकी वो शिप किसी चट्टान से नहीं बल्कि किसी दूसरे जीव से टकराई थी, यानी कि जब पानी के नीचे कोई जीव मौजूद था और वे शिप पर चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। अब अगर ये सच है तो ये आइलैंड उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। अब इसी शाम जब सभी लोग वापस बेस पर इकट्ठा होते हैं तो पैसेंजर्स में जर्नलिस्ट रीटा अब गुस्सा करने लगी कि वे सब वापस कैसे जाएंगे और वो तो गुस्से में अपना खाना भी फेंक देती है, ये कहकर कि इतना सादा और बेकार खाना अब वो और नहीं खा सकती। कैप्टन सैम उसे शांत भी करने की कोशिश करता है। उसने अपनी पूरी सिचुएशन को फिर से समझाया कैसे उनके पास खाना पहले ही बहुत कम है, सो हर किसी को उसके हिस्से का कम ही खाना मिलेगा। तो जब तक वे निकल नहीं जाते तब तक उन्हें इसी बेकार और थोड़े से खाने में काम चलाना होगा और सर्वाइव करना होगा, क्योंकि खाने को राशन किए बिना वे लंबे समय तक इस आइलैंड पर टिक नहीं पाएंगे। हालांकि रीटा भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होती और उसके इसी जिद्दी रवैये को देखते हुए कैप्टन अब डाइनिंग हॉल में मौजूद पूरे ग्रुप से बात करता है। उसने फिर से दोहराया कि अगर उन्होंने खाना खत्म होने से पहले यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं खोजा तो वे सब यही मारे जाएंगे। बाहर की दुनिया में तो किसी को इस आइलैंड के बारे में पता तक नहीं कि ये एग्जिस्ट भी करता है, तो उन्हें यहाँ कोई नहीं ढूंढने आने वाला। अब कैप्टन की ये चेतावनी कुछ लोगों में पैनिक पैदा कर देती है, खास करके फोटोग्राफर मार्क में, जिसे अभी भी अपना स्मगलिंग मिशन पूरा करना था। उसे वो हीरे वाला बॉक्स देकर अपनी फैमिली की जान बचानी है, सो वो तो यहाँ फंसे रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए अब वो अकेले में हीरे का बॉक्स उठाता है और फिर वो इस आइलैंड पर बची एकमात्र लाइफ बोट से भागने की तैयारी करने लगा। लेकिन इसके पहले कि वो निकल पाता, लकीली असिस्टेंट सेल ने उसे भागते हुए देख लिया और वो उसे बीच में ही गन पॉइंट पर रोक लेती है। अब ग्रुप की ओर से लगातार सवाल पूछे जाने पर मार्क को मजबूर होकर उस हीरे का सच सबको बताना ही पड़ता है। कैसे उसे मजबूरी में हीरा स्मगल करना पड़ रहा है और इसी को ट्रेस करते हुए वे समुद्री डाकू उनके पीछे पड़े थे। अब मार्क से सब सच सुनने के बाद कैप्टन सैम को तो उस पर भरोसा हो गया कि वो तो बस अपने परिवार को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इन्फ्लुएंसर एनी को मार्क की कहानी पर विश्वास नहीं होता, यानी कि वे समुद्री लुटेरे मार्क की वजह से ही उनके पीछे पड़े थे। खैर जो भी हो, अभी तो उन्हें सबसे पहले उस जीपीएस ट्रैकर वाले ग्रीन बॉक्स का कोई जुगाड़ करना होगा, वरना तो वे लुटेरे उन्हें फिर से ढूंढते हुए यहाँ जाएंगे और फिर उन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। कैप्टन सैम एक बहुत ही सिंपल सोल्यूशन निकालता है, जहां उसने उस ट्रैकर वाले हीरे वाले बॉक्स को फॉइल पेपर में लपेट दिया, इस उम्मीद के साथ कि फॉइल पेपर हर तरह के सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। फिर कैप्टन उस रैप्ड बॉक्स को किचन के कोने में छिपा देता है। हालांकि कैप्टन को ये नहीं पता कि वहीं जर्नलिस्ट रीटा, जिसके साथ उसकी पहले बहस हुई थी, वो उसे चुपके से देख रही है और अंदर ही अंदर कुछ ऐसा प्लान कर रही है जो उनके पूरे ग्रुप को खतरे में डाल देगा। तो वहीं दूसरी ओर रायन की हालत खराब होती जा रही थी। उसके हाथ में अब पूरी तरह से म्यूटेशन फैल गया, जो कि समय के साथ बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि जैना को पूरी तरह से यकीन था
था कि लिजार्ड की ये स्पीशीज जहरीली नहीं होती और न ही वे आमतौर पर खून की महक से अट्रैक्ट ही होती हैं। तो रायन के साथ जो कुछ भी हो रहा है वो जेना को भी समझ नहीं आता। अब उनकी सबसे पहली प्रायोरिटी रायन की इन्फेक्शन का इलाज करना है। तो जेना बहुत सारे एंटीडोट्स ट्राई करती है लेकिन कुछ काम नहीं आता, जिससे वो निराश होकर अब रायन के हाथ को ही काटने की तैयारी करती है। लेकिन तभी जेना ने बहुत ही अजीब कुछ नोटिस किया। दरअसल माइक्रोस्कोप में रायन के सेल्स में उसने देखा कि उसके नॉर्मल ह्यूमन टिश्यूज अब एक बिल्कुल नए तरह के बायोलॉजिकल टिश्यूज में बदल रहे हैं, मानो रायन किसी और ही तरह के जीव में बदल रहा हो। और ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं। अब जेना को इसे देखकर एक आइडिया आता है और उसने मरी हुई लिजार्ड की बॉडी से उसके सलाइवा का सैंपल लिया और उसे एनालाइज करने लगी। जैसा उसे लगा ही था, वो लिजार्ड म्यूटेटेड हो चुकी थी और उसके सलाइवा में एक ऐसा एजेंट निकला जो नॉर्मल इंसानी सेल्स को एक अजीब और नए टाइप के बायोलॉजिकल सेल में बदल देता है। यानी कि अब रायन कुछ ऐसा बन रहा है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। जेना ने सोचा कि अगर किसी इंसान की पूरी बॉडी के सेल्स इसी तरह कन्वर्ट हो जाएं, तो क्या उसके कटे हुए अंग भी वापस उग जाएंगे। फिर वो इसी बात को बदल के दूसरे हिस्सों से जोड़ती है। कैसे इस म्यूटेशन जैसा पहले पृथ्वी पर कभी कुछ नहीं देखा गया। ऊपर से उस लैब में एस्ट्रोनॉट्स की फोटोज भरी हुई हैं, यानी कि रूस जरूर स्पेस से लाए गए किसी एलियन सब्सटेंस की स्टडी कर रहे होंगे। एक ऐसा सब्सटेंस जो कि इंसान को म्यूटेट कर उसके कटे हुए हिस्सों को फिर से उगा सकता है। हालांकि रशिया ने बाद में इस फैसिलिटी को अबेंडन कर दिया था। शायद उन्हें अपनी रिसर्च में कुछ रिजल्ट तो मिल गए लेकिन उन्हें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था। अब यहाँ असल में क्या हुआ था, इसका राज खोलने के लिए जेना अपने असिस्टेंट नोवा से कहती है कि वो फॉर्मेट किए गए मेन कंप्यूटर से उसकी सारी डेटा को रिकवर करने की कोशिश करे। जबकि अब रायन की हालत तेजी से खराब होने लगती है। उसका पूरा काटा हुआ हाथ अब उन म्यूटेटेड सेल से इन्फेक्टेड हो चुका था। सो डॉक्टर अब सर्जरी करते हुए रायन के म्यूटेटेड हाथ को अलग कर देती है और उसने उसे एक रेफ्रिजरेटर में रख दिया। वहीं दूसरी ओर कैप्टन के किचन से निकलने की कुछ ही देर बाद वहीं जर्नलिस्ट लीटा अब छुपने वाली जगह से बाहर निकलती है। फिर उसने बॉक्स के अंदर से उस बेशकीमती हीरे को चुरा लिया और वो खाली बॉक्स को वापस रख देती है। उसे लगा कि उसकी चोरी पर किसी का ध्यान नहीं गया होगा, लेकिन मीलों दूर स्पेन में गैंगस्टर डेमियन को सिग्नल मिल चुका था कि फाइनली हीरे वाला बॉक्स खुल चुका है। तो वो तुरंत पायरेट लीडर को ऑर्डर देता है कि वो बॉक्स की आखिरी नॉन लोकेशन पर पहुंच जाए। यानी कि रीटा ने गलती से अपनी लोकेशन रिवील कर दी, जिसके बारे में उसके बाकी ग्रुप को कुछ नहीं पता। इसके बजाय वे तो एक नई डिस्कवरी को सेलिब्रेट कर रहे थे। दरअसल शेफ को एक ऐसा वेयर हाउस मिल गया जो एक स्पेस स्टेशन के मलबे से भरा हुआ था और इसे बहुत सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। उन्हें समझ आया कि कैसे उस नॉटिकल चार्ट पर जो अजीब से निशान बने थे वे शायद इस स्पेस स्टेशन के मलबे की लोकेशन को दिखाते हैं। अब उन्हें पता था कि स्पेस स्टेशन में कम्युनिकेशन के लिए एक सैटेलाइट एंटीना होता है। यानी कि अगर उन्हें मलबे का वो हिस्सा मिल जाए और वे उस एंटीना को इस लैब वाले रेडियो स्टेशन से जोड़ दें, तो फिर शायद वे बाहर की दुनिया से कांटेक्ट कर पाएंगे और फिर मदद बुलाकर यहाँ से निकल सकेंगे। ग्रुप तुरंत मैप पर मार्क्ड लोकेशन की तरफ तलाश करने निकल पड़ते हैं और कुछ देर ढूंढने के बाद उन्हें सच में ही उन मार्क किए गए स्पॉट्स में से एक पर वो एंटीना मिल जाता है। लेकिन अब जैसे ही उनकी सबमरीन वापस लौटने वाली थी तो वो किसी चीज में फंस गई। एनी जो ऊपर वाली टीम के साथ थी वो देखती है कि उनके साथी काफी देर से पानी के ऊपर नहीं आए हैं और वो तुरंत बाकी लोगों को मदद के लिए अलर्ट करती है। अब पूरे ग्रुप में सिर्फ एक जेना ही थी जिसे डाइविंग का एक्सपीरियंस है, तो वो जल्दी से अपना सूट पहनकर अब पानी में जाकर अपने ग्रुप के लोगों को ढूंढने जाती है। लेकिन जब तक वो सबमरीन तक पहुंचती अब तक काफी वक्त बीत चुका था। अब सबमरीन में ऑक्सीजन कम होने लगी और अंदर मौजूद लोगों के पास 15 मिनट से भी कम का वक्त बचा है। जेना अब जल्दी से गहरे समुद्र में आखिरकार उस सबमरीन को ढूंढ लेती है जो कि एक पुराने मछली पकड़ने वाले जाल में फंसी हुई थी। तो जेना जल्दी से जाल को काटने के लिए चाकू निकालती है, लेकिन इस जाल का मटेरियल उसकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा मजबूत निकला। जबकि हर गुजरते समय के साथ जेना की भी हालत क्रिटिकल होती जा रही थी। जबकि अब थोड़ी देर बाद ऊपर किनारे पर कैप्टन और बाकी लोग रियलाइज करते हैं कि जेना को पानी में गए काफी टाइम हो गया और उसने सेफ डाइव टाइम क्रॉस कर लिया है। सो अब वे जेना को बचाने के लिए उसकी सेफ्टी वायर्स को खींचना शुरू कर देते हैं और उसे पानी के ऊपर लाने लगते हैं। जबकि नीचे सबमरीन में मौजूद मैकेनिक और दूसरा मेंबर अब ये देखकर पूरी तरह से निराश हो गए कि वे बच नहीं पाएंगे। लेकिन अगले ही पल जेना अपने खुद की सेफ्टी लाइन को काट देती है और वो वापस नीचे आकर नेट को काटने लगी और इसके ठीक पहले कि सबमरीन में ऑक्सीजन पूरी तरह से खत्म हो जाए, जेना आखिरकार उस नेट को काटकर सबमरीन को फ्री कर देती है, जिससे सबमरीन और उसके मेंबर तो ऊपर आ गए। लेकिन नीचे जेना अब पूरी तरह से थक चुकी थी। अब तक उसकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगी और ऐसा लग रहा था मानो अब वो ऊपर नहीं पहुंच पाएगी। उसका पूरा शरीर जवाब दे चुका था। जबकि ऊपर भी बाकी सब डर गए कि शायद से जेना अब आ नहीं पाएगी। लेकिन तभी बिल्कुल आखिरी पलों में वो किसी तरह से बाहर निकल ही जाती है और उसे ठीक देखकर बाकी सबने भी चैन की सांस ली। कैप्टन और बाकी लोग जेना को तुरंत मेडिकल रूम में ले जाते हैं ताकि उसकी चोटों को चेक कर सकें। तभी नोवा एक लैपटॉप लेकर भागता हुआ अंदर आता है। उसने लगातार कोशिशों के बाद कई सारी फाइल्स और थोड़ी बहुत फोटोज रिकवर कर ली थी और इन फोटोज में साफ दिख रहा था कि कैसे रशियन वैज्ञानिकों ने वही लिजार्ड पकड़ी हुई है जिसे इस ग्रुप ने मारा था। वहीं इसमें ह्यूमन एक्सपेरिमेंट की कुछ इमेजेस भी थी जो कि बहुत भयानक हैं। इसी बीच आइलैंड के दूसरे हिस्से में जर्नलिस्ट रीटा अपना सीक्रेट प्लान पूरा कर रही थी। हीरा चुराने के बाद वो कैद किए मार्क को एक मेमोरी कार्ड देती है और उसे कहती है कि जब भी वक्त आए तो वो ये मेमोरी कार्ड गैंगस्टर डेमियन को दे दे। वो उसे यकीन दिलाती है कि बॉस को पता होगा कि आगे क्या करना है। यानी कि रीटा भी वैसी नहीं है जैसी वो दिखती है। वो सीक्रेटली कुछ बहुत बड़ा करने वाली है। जबकि अब तक गैंगस्टर्स के पास इस आइलैंड की लोकेशन ऑलरेडी पहुंच चुकी थी और वे अब इस पूरे ग्रुप पर अटैक करेंगे।
ऊपर से ग्रुप तो इन सबसे अनजान कि रीटा ने उनसे धोखा करके वो हीरा चुरा लिया है और अनजाने में उनकी लोकेशन रिवील कर दी है। वे तो अब भी इस आइलैंड की मिस्ट्री को सुलझाने में लगे थे। वहीं इसके अलावा उन्हें यहाँ से निकलने का रास्ता भी खोजना होगा। कहानी में अभी बहुत बड़े ट्विस्ट आने वाले हैं जो सभी राज खुलेंगे इस जबरदस्त सीरीज के दूसरे और आखिरी पार्ट में। सो कमेंट्स में अभी पार्ट 2 टाइप करें इसके अगले पार्ट को जल्द से जल्द लाने के लिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं और भी ऐसे ही मिस्ट्री सीरीज के लिए। थैंक यू।